नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में लोकतंत्र ने नई करवट लेनी शुरू कर दी है। करवट लेने का मतलब किसी को बताने की जरूरत यहां नहीं है, आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इंसान एक ही अवस्था में यानी एक ही पोजीशन में लेटे रहे तो शरीर सुस्त पड़ जाता है और करवट उसी सुस्ती को भगाती है, हमें आराम देने के साथ साथ अलर्ट भी रखती है। लोकतंत्र को भी 50 सालों तक हम ही राज करेंगे जैसे जुमलों के साथ शिथिल रखने की जो कोशिश बीजेपी ने की है, अब उसे करवट दिलाने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। आपने सुना ही है कि लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगले 50 साल तक हम ही राज करेंगे, लेकिन हम ही राज करेंगे तो फिर वही होता है जो करवट न लेने के कारण होता है। इसका असर अभी से, लेकिन यह है कि विपक्ष जो काम कर रहा है उसका असर अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते 3 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि जिनके नाम काटे हैं उन्हें सार्वजनिक तौर पर बताया जाए और साथ ही आधार कार्ड को भी दस्तावेज की लिस्ट में जोड़ा जाए। इन निर्देशों का पालन अब चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कल 3 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कल रविवार को 3 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी के मुद्दे पर ही होगी। अब तक तो राहुल गांधी के बयानों पर मिसलीडिंग या फेक न्यूज जैसे ठप्पे लगाकर चुनाव आयोग बता रहा था कि बीजेपी की डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अब ये ट्रिपलिंग असल में ट्रबल, ये जो ट्रिपलिंग है वो असल में ट्रबल यानी मुश्किल देने लगी है। तो कल चुनाव आयोग क्या कुछ कहेगा, इस पर कयास लग रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने अपनी टाइमिंग बिल्कुल राहुल गांधी से मैच कर ली है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की 16 दिन की यात्रा पर निकल रहे हैं। 17 तारीख यानी कल से 1 सितंबर तक की इस यात्रा को लेकर पहले ही महागठबंधन में उत्साह था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो उत्साह और जोश दोनों काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी तो लगातार बिहार के युवाओं से इस यात्रा में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट कर राहुल गांधी ने पूरा रोड मैप ही समझा दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। साफ साफ यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं, 16 दिन 20+ जिले यानी 20 जिलों से ज्यादा 20+ जिले 1300+ किलोमीटर हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। ये सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। ये ट्वीट यहां पर राहुल गांधी ने किया और इसके बाद इस देखिए, इस ट्वीट में राहुल गांधी ने बता दिया है कि किस तरह किस दिन कहां जाएगी यात्रा, किस दिशा में जाएगी यात्रा, ये सब कुछ है। पहले दिन 17 तारीख सासाराम, डेहरी ऑन सोन, रोहतास, फिर उसके बाद 18 तारीख को कुटुंबा, औरंगाबाद, देव, गुरारू, फिर उसके बाद पुनामा, वजीरगंज, गया से नवादा होते हुए बरबीघा, और फिर 20 तारीख को ब्रेक का दिन है। 21 तारीख को 3 मोहानी, दुर्गा मंदिर, शेखपुरा से सिकंदरा, फिर जमुई होकर मुंगेर, चंदनबाग, ये सब एक एक आगे आगे इस ट्वीट में राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया है कि किस दिन यात्रा कहां रहेगी, कहां पड़ाव रहेगा यानी ब्रेक होगा, किस दिन ब्रेक होगा, किस दिन कहां पे पड़ाव रहेगा। ये सब कुछ राहुल गांधी ने अभी आपने देख लिया। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी यात्रा करेंगे और आरजेडी ने भी आज एक गाना यात्रा पर ही जारी किया है। इससे पहले राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा कहें तो शोकेस जारी किया था और अब आज तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने भी एक गाना इस यात्रा पर जारी किया है, जिसके वीडियो में राहुल गांधी बार बार नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी के वीडियो में तेजस्वी यादव दिखे थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये 16 दिन पूरा माहौल बदल देंगे, इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इधर कांग्रेस तो लगातार वोट चोरी के मुद्दे को बुलंद किए हुए है।
वो बिल्कुल उसे नहीं छोड़ रही है। बीजेपी चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, मोदी जी लाल किले से आरएसएस की तारीफ करें, एनसीईआरटी अपना सिलेबस बदले, जीएसटी के नाम पर डबल दिवाली का लोभ जनता को दिया जाए, या नेहरू गांधी परिवार पर जुबानी हमले हों, कांग्रेस अब बीजेपी के किसी पैतरे पर अपना ध्यान नहीं भटका रही है और वोट चोरी के मुद्दे को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। आज बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने इस पर एक पीसी की है और तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है अखिलेश सिंह ने, आइए जरा सुन लीजिए। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में ये मेरा निश्चित मत है, जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश। तो ये गुस्सा, आक्रोश और कैसे क्या कुछ करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबकी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वहीं कांग्रेस लगातार वोट चोरी पर नए नए विज्ञापन ला रही है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आज ही जारी एक विज्ञापन को कांग्रेस ने भोजपुरी में जारी किया है। इस विज्ञापन को पहले देखिए, उसके बाद आप तक क्या कुछ लिखा है ये भी हम दिखाएंगे। और लिखा ये है इस विज्ञापन के जारी करने के साथ साथ कि वोट चोरवन के सबक सिखावे के बा, सरकार से हटावे के बा। ये जो है ये देखिए, वोट चोरवन के सबक सिखावे के बा, सरकार से हटावे के बा, वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर 16 दिन बिहार। ये बात यहाँ लिखते हुए इसके साथ एक वीडियो, जरा वीडियो को देखिए। हम हमार परिवार वोट देवे गइल रही तो पता चलल कि हमनी के वोट केहू दूसरा के दिहल गइल बा। उ लोग हमनी के अधिकार छीन लिहले बा। अब हमनी के चोर के सरकार ना चाहिए, अब हमनी के वो लोग के सबक सिखावे के बा। 15 अगस्त के हमनी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होके वोट चोरवन के सत्ता से हटावे के बा। अब मजेदार तथ्य यह है दोस्तों कि इस वीडियो को AI जनरेटेड बनाया गया है, यानी AI के थ्रू बनाया गया है इस वीडियो को। और अभी से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर इस वीडियो को मिसलीड कर दिया है। और उसमें लिखा है कि चूंकि ये AI जनरेटेड है इसलिए मिसलीड किया गया है, क्योंकि इसमें बिहार के लोग नहीं बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ज़रिए ये बात की जा रही है। चलिए, अब ये चुनाव आयोग बोलेगा, चुनाव आयोग को देखना है कि बिहार के लोग बोल रहे हैं कि कहाँ के लोग बोल रहे हैं। एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप ये बताइए, आप ये क्यों बता रहे हैं कि बिहार के लोगों को नहीं लिया गया है? हो सकता है कि इसमें मुंबई में काम करने वाले लोगों को लिया गया हो। तो अलग अलग वीडियो ये जो देख रहे हैं आप, एक दूसरा वीडियो, जरा इस वीडियो को भी दिखाता हूं। वोट चोरी, वोट चोरी के नाम पर कैसे कांग्रेस पार्टी लगातार, अभी एक ने आपने देख लिया, दूसरा इस वीडियो को देखिए। साहब रिपोर्ट लिखाना है।
अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल। साहब चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय बैल भैंस साइकिल मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हुआ है? पैसा टका गहना बीवी, हाँ? किस चीज की चोरी? वोट साहब, हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिल में चढ़ा लियो का बे, वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमारा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अरे पांडे चेक करना पड़ेगा, कहीं हमारा भी वोट तो चोरी नहीं हो गया। तो देख लिया आपने, यहां लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी के खिलाफ एक जबरदस्त जंग, और इसमें कहीं ना कहीं फंसती हुई बीजेपी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र की इस नई करवट से क्या इंडिया को मिलेगी बड़ी राहत। राहुल गांधी की यात्रा से पहले कैसे टेंशन में है चुनाव आयोग, और कल देश में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, उस पर भी चर्चा। चुनाव आयोग कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों करने जा रहा है? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिशा में होगी और ये क्या मायने रखती है? और उसी दिन, ठीक उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी इसी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकल रहे हैं बिहार के सासाराम से, उसी दिन क्यों चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? और कल ही इधर दिल्ली में एनडीए की एक बैठक होने वाली है, और उस बैठक में ये फाइनल होगा कि आखिर अगले उनके एनडीए यानी कि बीजेपी और पूरा घटक दल, उनका अगला उपराष्ट्रपति चुनाव का कैंडिडेट कौन होगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इस चर्चा के दौरान हम आप तक लेके आएंगे। चलिए जरा हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों से आपकी मुलाकात करवाता हूं। इस वक्त देखिए 3 वरिष्ठ साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, और अनिल कुमार रे साहब हैं। अनिल कुमार रे साहब सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इधर प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली का मौसम बहुत सुहाना है। प्रशांत जी, अमलेंदु जी समझ रहे होंगे। अब बिहार का मौसम कितना सुहाना है ये रे साहब बताएंगे, और उधर भोपाल का मौसम कैसा है हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी बताएंगे। नाम जरा ठीक कर लीजिए सबका। और सीधे सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहता हूँ, डॉक्टर राकेश पाठक जी। और चुनाव आयोग अचानक, पिछली बार भी 4 तारीख को राहुल गांधी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जो नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं कर पाए कि अचानक शिबू सोरेन जी का निधन हो गया था। लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी आई थी, याद कीजिए। टिप्पणी में यह कहा गया था कि सच्चे भारतीयों को सोच समझकर बयान देना चाहिए। सच्चे भारतीय अगर आप हैं तो सोच समझकर बयान दें। आप याद कीजिए, जब चीन वाला मसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और बयान दिया था जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। चलिए वो कहानी उस दिन रुक गई, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की पीसी नहीं हुई। अब कल राहुल गांधी की पीसी नहीं है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, और राहुल गांधी उधर इसी चुनाव आयोग और इसी चुनावी धांधलियों के खिलाफ तेजस्वी यादव के साथ यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। इसे संयोग माना जाए या कुछ और, प्रयोग नहीं कहूंगा। ये संयोग अब लगातार देखने को मिलते रहेंगे जब तक बिहार का चुनाव चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से चुनाव आयोग ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें जब चुनाव आयोग की रक्षा का सवाल आता है, उसे बचाने की बारी आती है, तो मोदी, शाह एंड कंपनी पूरी तरह से मैदान में उतरा। और जब बीजेपी को बचाने का मामला आएगा, नौबत आएगी, तो चुनाव आयोग उन्हें बचाने आएगा। ये अन्योन्याश्रित संबंध है, परस्पर एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है हम लोगों ने। अब यह संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी वोट चोरी की यात्रा पर निकले बिहार में, उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और गजब ये कि एआई जनरेटेड कोई एड कैंपेन अगर पार्टी लॉन्च करती है तो उस पर भी चुनाव आयोग ठप्पा लगा दे। भाई उसमें ना चुनाव आयोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है इन दोनों वीडियोस में। ये जो थाने वाला लापता लेडीज का
स्क्रिप्ट लेकर बनाया गया और दूसरा हमने बिहारी भाषा में भोजपुरी वगैरह में देखा। भोजपुरी में है। तो चुनाव आयोग भोजपुरी है शायद, हाँ। जी। तो उस पर मिसलीडिंग का ठप्पा चुनाव आयोग को क्यों लगाना चाहिए? उसमें तो उस संस्था का नाम भी नहीं। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ये जानता है, निर्वाचन आयोग ये जानता है कि अब देश में लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि वोट चोरी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि उसके नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे करके अपनी ही पार्टी को और अपने ही घटक दल चुनाव आयोग को फंसा दिया है। अगर खेल की भाषा में कहा जाए तो इसे सेल्फ गोल भी कह सकते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल की भाषा में। क्रिकेट की भाषा में कहें तो हिट विकेट, उन्होंने अपना बल्ला ही अपने विकेट में मार दिया। क्योंकि पवन खेड़ा ने सवाल बाद में पूछे कि जो दस्तावेज, जो डाटा हमको नहीं मिल रहा, बीजेपी को कैसे मिल गया? और 24 घंटे 30 घंटे में उन्होंने उसका एनालिसिस भी कर दिया उन्होंने। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, कल होंगे 10 दिन देखा जाए तो। इन 10 दिनों में क्या पूरे देश में, बिहार की ही बात नहीं है, पूरे देश में संदेश पहुंचा है कि नहीं कि कुछ तो गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक एक ऐसा मतदाता मिल रहा है जिसके 50 औलादें हैं, किसी की उम्र 124 साल है, कोई 3-3 4-4 राज्यों में वोट डाल रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वैशाली की सांसद वीणा सिंह, उनके पति दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, इनके 2-2 जगह पर नाम है वोटर लिस्ट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस देश का आम आदमी ये सवाल नहीं पूछ रहा हो कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ियां क्यों चल रही हैं। और गड़बड़ी चल रही है, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग उन पर हमलावर होकर उनकी सारी बातों को एक तरफा तरीके से खारिज कर देता है। ये सारे सवाल बीजेपी पर सबसे पहले बिहार में भारी पड़ने वाले। अब ज्यादा दिन नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है चुनाव। अधिसूचना जारी होने में भले ही कितने भी दिन हो, लेकिन चुनाव के लिए इतने दिन, इतने महीने कोई मायने नहीं रखते, पलक झपकते गुजर जाते। उधर नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग कारणों से लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं। कल लाल किले की प्राचीर से उनका भाषण, आरएसएस को साधने के लिए उसके 100 साल के महान इतिहास का उल्लेख करना, और थोड़े दिनों बाद जीएसटी पर भी उल्टे बांस बरेली लदेंगे। 2016 में राहुल गांधी ने जो कहा था वो मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी शाह को किसी अच्छे ज्योतिषी थे, मैं तो विश्वास नहीं करता हूं, उन्हें किसी अच्छे पत्रा बांचने वाले से बीजेपी की और मोदी की पत्रिका पढ़वा लेना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र उल्टे कैसे पड़ रहे हैं। अंतिम बात यह है कि बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो नैरेटिव चलाना चाहती है, जो एजेंडा चलाना चाहती है, वो नहीं चल पा रहा। और राहुल गांधी जिस मुद्दे को हाथ में उठाते हैं, आखिरकार जीत का परचम उनके हाथ में आ जाता है। आखिरी अभी जो जातिगत जनगणना का फैसला सरकार को करना पड़ा, वहां से लेकर अब जीएसटी के मामले तक, तो मुझे लग रहा है कि अब ग्रह नक्षत्र उनके बिगड़ गए। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है और जल्दी से आपके पास ही आना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है आखिर कि एआई जनरेटेड ऐड जो है वो भी मिसलीडिंग लगने लगा है चुनाव आयोग को, जबकि उसमें चुनाव आयोग का भी कोई रोल ही नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा हो जाती तो बात अलग थी, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वोटों की चोरी हो रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस बात को दिखा भी रही है, साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर कल क्या कुछ होने जा रहा है? कल अचानक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और शायद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज्ञानेश कुमार जी की। ज्ञानेश बाबू जो हैं वो कल पहली बार आ रहे हैं मीडिया के सामने। देखते हैं कितने शेरो शायरी के साथ आते हैं वो, क्योंकि इससे पहले राजीव जी तो उनके साथी जो हैं वो शेरो शायरी के साथ आते थे। तो ये किस अंदाज में आते हैं, ये बड़ा इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि चुनाव आयोग अचानक कल, तब जबकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को भी उतरने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है सासाराम में। पहुंच तो जाएंगे ही, राहुल गांधी पैदल भागने वालों में से हैं। देखिए, राहुल गांधी को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे
ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी के पांव बांधने के लिए क्या क्या नहीं किया था। और मैं कहता हूं कि ये जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद चल रहा था, वैसे ही अब देश में आरएसएस का उपनिवेश चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस समय एक हवा में तब्दील हो चुके हैं, एक वेव बन चुके हैं, और जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं वो मुद्दे जन जन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, बड़ा अपील कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा एक बच्चे का, उस बच्चे से कोई पूछ रहा है कि नाम क्या है, प्रधानमंत्री कौन है देश का, तो बड़ा खुश होकर बता रहा है मोदी जी। मोदी जी कैसे लगते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, हमको अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं? मोदी जी वोट चोर हैं। आप ये समझिए, एक बच्चा कह रहा है कि मोदी जी वोट चोर है। कैसे पता चला? तो कहा कि हमने एक वीडियो देखा था। किसका देखा था? राहुल गांधी का। तो जब बच्चों तक ये बात पहुंच जाए, और विश्वास किस पर हो रहा है? एक दौर था जब राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया गया, राहुल गांधी को रोज अपमानित किया जा रहा था, और वो किससे डरे हुए हैं कि साहब एक एआई जनरेटेड वीडियो आया, उससे डरे हुए हैं। और कल जब राहुल गांधी सासाराम से यात्रा पर निकल रहे हैं, उस समय 3 बजे चुनाव आयोग को कहना चाहिए था कि कल हम बम फोड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो धमाका किया, और उस धमाके का जो असर है कि मोदी जी की पूरी सत्ता और चुनाव आयोग की पूरी प्रतिष्ठा हिली हुई है। अब उसका जो विकिरण है वो कहां तक जा रहा है, उसका प्रभाव कहां तक जा रहा है। तो राहुल गांधी की यात्रा को कल किसी तरीके से मीडिया से थोड़ा सा गायब करने के लिए ये एक मीडिया मैनेजमेंट भी, हेडलाइन मैनेजमेंट भी, और 3 बजे चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सवाल ये है कि इतने दिन से राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग काहे नहीं खड़ा था? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? आप एक जिम्मेदार संस्था पर, एक प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, और लीडर ऑफ अपोजिशन तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ जो आरोप लगा रहे हैं, उसके आरोपों के जवाब आपको देना चाहिए एक एक तथ्य के साथ। लफाजी से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब राहुल गांधी की बात भ्रम फैला रही है। इससे नहीं होता है कि क्या भ्रम फैला रही है। ये कोई देश है, ये झुंड नहीं है जानवरों का कि आप कुछ भी बोल देंगे वो चलता रहेगा। इस देश के नागरिक बेहद प्रबुद्ध हैं, और वो एक समझ रहे हैं। कल की जो यात्रा है वो बिहार चुनाव के क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली यात्रा है, और इससे जो सत्ता हिली हुई है, और राहुल गांधी उस बात को भी रखेंगे कि 65 लाख लोगों के वोट कैसे गायब हो गए। अभी राहुल गांधी ने तो मरे हुए लोगों के साथ चाय पी। मोदी जी हालांकि कब चाय बेच रहे थे, किसको चाय पिला रहे थे, ये तो देश नहीं जान पाया। लेकिन राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ चाय पी जिन वोटर लिस्ट में मृत घोषित है। तो क्या इस तरह से पूरे बिहार के मैंडेट को लूटने का षड्यंत्र किया जा रहा है? उसका जो पर्दाफाश होने जा रहा है। और सासाराम तो जगजीवन राम जी की जन्मभूमि है। वो जगजीवन राम जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दलित लीडर और दलित आइकॉन, दलितों में एक बड़ी भूमिका रखने वाले, और जो जिस वोट बैंक पर डाका डाला था बीजेपी ने गुमराह करके, वो राजेश राम जी को उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो वो दलित अब कांग्रेस पार्टी की तरफ, अति पिछड़ा 36% बिहार में है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ। और राहुल गांधी सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे कि राहुल गांधी समाज नीति कर रहे हैं। और दिल को छू लेने वाले ऐसे ऐसे प्रसंग इस समय राहुल गांधी के, दशरथ मांझी के बेटे के घर को बनवाना, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए,
उन्होंने पूछा जरूर, लेकिन कभी किसी ने घर नहीं बनवाया। राहुल गांधी ने तो पूछा भी नहीं। राहुल सीधा सामान आना शुरू हुआ, तब मालूम चला कि हमारे घर के लिए राहुल गांधी ने इंतजाम किया है। राहुल गांधी जो अटैक हुआ कश्मीर में, वहां जो बच्चे यतीम हुए, उन बच्चों को गोद लेकर के जो पूरे देश को राहुल गांधी ने मैसेज दिया कि अब कोई यतीम अपने आप को यतीम नहीं महसूस करेगा। तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, जो आज जन जन में महफूज है, जन जन तक पहुंचे हुए हैं, वो राहुल गांधी कल से बिहार में यात्रा पर, और चुनाव आयोग कल जवाब दे रहा है। तो वो एक मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जवाब क्या होगा। अभी तक तो बीजेपी डिफेंड कर रही थी, जवाब जो होंगे कि वो केवल राहुल गांधी को थोड़ा डिस्क्रेडिट करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो कल देखना है कि कल क्या होता है, और मुझे लगता है कि ये यात्रा निश्चित रूप से परिवर्तनकारी सिद्ध होने जा रही है बिहार में। जी, बिहार में ये यात्रा क्या, अभी तक इस यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, बिहार क्या कहता है इस यात्रा को लेकर, जरा अनिल जी से समझते हैं। फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। इधर दिल्ली में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे जानकारी लेंगे प्रशांत जी, लेकिन पहले अनिल जी आपके पास कितनी इस पूरी यात्रा को लेकर लोगों के बीच कितनी उत्सुकता है भी या नहीं है, इसकी जानकारी भी है या नहीं है, या ओवरऑल वोट चोरी को लेकर जो बातें अभी तक दिल्ली से निकली हैं वो बात पटना तक और बिहार के दूसरे हिस्सों तक पहुंच पाई है क्या? अनिल जी। जी, बहुत अच्छा। पहली बात तो यह है यात्रा की तैयारी को लेकर के जिस रूप में यात्रा को गढ़ा गया है वह बहुत ही, आपको देखने से ही लगेगा कि बहुत ही साइंटिफिक है वह, और जिस तरह कमेटी वगैरह जगह जगह पर बनाई गई है उसकी मैं लिस्ट देख रहा था, और उन लोगों के बारे में भी सोच रहा था कि ये कितने सक्षम हैं और कितना प्रभावशाली है अपनी अपनी जगहों पर। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो वह जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया है वह पूरा प्रारूप बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही प्रभाव डालने वाला है होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरह इसको देख रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों के मन में, आम लोगों के मन में, मैं जब लोग बोल रहा हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पढ़े लिखे लोग या शहरी लोग जो समाचारों से या दूसरे माध्यमों से रूबरू होते हैं, केवल वे लोग ही नहीं, कि दूसरे आम लोग जो गांवों देहातों में रहते हैं उनके मन मिजाज तक भी, उनकी जानकारी तक भी मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके मन मिजाज तक भी यह बात पहुंच गई है कि बात कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी यह बात इतने जोर से, इतनी बार और इतने प्रकार से ऐसा कही जा रही है। यह जो राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बाद बिहार SIR के जो लगातार कहानियां निकलती रही कि पता में 00 लिखा हुआ है, माता पिता के नाम में स्वराज ट्रैक्टर लिखा हुआ है, कुत्ता बाबू कुतिया देवी लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के तो कुछ दर्जन भर समाचार में आते हैं, हम लोगों के पास पहुंचे हैं। घटनाएं जितनी होती हैं, समाचार जितने होते हैं, उससे कहीं ज्यादा, सैकड़ों प्रतिशत से ज्यादा है सो घटनाएं हुई रहती है। समाचार तो हमारे पास छन करके 5-10% समाचार हम लोगों के पास। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां अगर यहाँ पर हुई हैं, 124 वर्ष उम्र हो गई है, पता कुछ है वगैरह वगैरह, तमाम तरह की बातें जो है, तो इसका मतलब है कि हजारों लोगों के साथ यह घटनाएं हुई होगी जो प्रकाश में नहीं आई हैं, उनके समाचार नहीं बने हैं। इसका मतलब बहुत व्यापक पैमाने पर यह हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो पहले से ठीक भी मतदान था, मतदाता सूची में नाम था, उनके नाम भी गड़बड़ हो गए हैं कि कई लोगों के 2 ईपिक अब बन गए हैं। पहले 1 ईपिक था और अब जाकर के 2 ईपिक बन गए। यह सारा मैसेज जो
भोग रहा है या जो समाचार आ रहे हैं या लोगों के पास तक पहुंचती जा रही है बात, तो आम लोगों के मन में यह लग रहा है कि यह बात है तो कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग कह रहा है वह बात सच नहीं है, या सरकार के जो प्रतिनिधि मंत्री वगैरह जो बार बार चुनाव आयोग के बदले में जवाब देने आ जाते हैं वह बात भी सच नहीं है। यह मैसेज आम लोगों के पास जा रहा है। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यह मैसेज भी लोगों के पास अब जा रहा है कि स्टेट ने अपने नागरिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। ये कई मामलों में आप देख रहे हैं लगातार इस तरह कि नागरिक बुरे हैं, नागरिक भ्रष्टाचारी हैं, नागरिक गलत हैं, सरकार ठीक है, लेकिन जो नागरिक होते हैं वे बेईमान होते हैं, वे चोर होते हैं, वे गलत करते हैं, वे प्रवासी होते हैं, वे अवैध होते हैं, वगैरह वगैरह। जो डिस्कोर्स लगातार वर्षों से चल रहा है कि यह एक मैसेज जा रहा है लोगों के प्रति, के मन में, लोगों के पास कि सरकार ने या राज्य ने, इसको हम राज्य कहना चाहेंगे, सरकार केवल कि जो वर्तमान जो स्टेट पावर है उस स्टेट पावर ने अपने ही नागरिकों, अपने ही सिटीजन्स के विरुद्ध युद्ध शुरू किया हुआ है। इस बात की पुष्टि असम में जो अनमेकिंग सिटीजन्स की जो रिपोर्ट आई है, अगर हम लोगों के बीच अगर किसी साथी ने वह रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि किस प्रकार वहाँ लोगों के सिटीजनशिप को खत्म किया गया, और अपने सिटीजनशिप की प्राप्ति के लिए बताइए सुप्रीम कोर्ट तक वह आदमी लड़ता है, मरने के बाद डिसीजन होता है कि ना यह तो सिटीजन था, गलती हो गई है। अब इस बात का कोई जवाब है कि हम अपने को सिटीजन प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें और हमारे मरने के बाद ऐसा हुआ जजमेंट आवे? तो यह सारी स्थितियां कि यही बात बिहार में भी और पूरे देश में इसी तरह का क्योस, इसी तरह की अराजकता, इसी तरह की उथल पुथल, इसी तरह की मारामारी होने जा रही है। तीसरी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहले सवाल किया गया चुनाव आयोग से कई सारी चीजों के लिए, इसके टाइमिंग को लेकर के, इसके परिणाम को लेकर के, वगैरह वगैरह कई सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, संतोषजनक जवाब नहीं। कोशिश की गई कि संसद में इस पर बहस हो, वहां पर है तो कोई जवाब आए, संसद में इस पर बहस नहीं। जो इसके बाद कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ कहने के बाद अब पिछली दफा कहा कि है सो आप लिस्ट भी जारी कीजिए, उनके नाम भी जारी कीजिए। आप जो पूरी बहस को देखेंगे केवल इस पिछले डिसीजन आदेश के अतिरिक्त कोई आपको डिसीजन संतोषजनक नहीं लगेगा। जनता की तरफ से किया गया, आम लोगों की तरफ से किया गया डिसीजन आपको नहीं लगेगा। वह दिशा ही है, और न्यायालय की जो दिशा हो गई है आजकल निर्णय करने की, उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसानों ने भी बहुत भरोसा नहीं किया था। तो चर्चा के, सुनवाई के की ये तीनों जगह हो सकती है, और इन तीनों जगहों पर विफलता के बाद, तीनों जगहों पर निराशा के बाद अब चौथी जगह बचती कहाँ है? अब चौथी जगह जनता है, चौथी जगह आम आदमी है। राहुल गांधी इस सवाल अब उसी आदमी के पास लेकर के आए, जनता के सवाल को जनता के बीच। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जनता के सवाल जनता के बीच लेकर राहुल गांधी आए हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले, जी बिल्कुल प्रशांत जी, जरा अब आपसे समझना चाहता हूं कि कल ये साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ आनन फानन में लिया गया फैसला चुनाव आयोग की तरफ से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पहले भी कर सकते थे, आज भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते हैं, आने वाला परसों यानी सोमवार को भी कर सकते हैं। रविवार को चुनाव की घोषणा तो करने नहीं जा रहे हैं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं होगी बिहार में, इसलिए नहीं होगी क्योंकि SIR अभी आपने पूरा नहीं किया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त करना, उसी दिन करना जिस दिन राहुल गांधी सासाराम से अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? पुरानी टैक्टिस हो गई है हेडलाइन मैनेजमेंट की, और आप सबको मालूम है कि हेडलाइन मैनेजमेंट ये होता है। जिस भी दिन कुछ ना कुछ होता है, राहुल गांधी का, विपक्ष का या सरकार के खिलाफ कुछ हो रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ नया इधर उधर हो जाता है। ये पुरानी टैक्टिस है। हम लोग 7 तारीख को भी सोच रहे थे कुछ करेंगे, लेकिन कुछ उन्होंने किया नहीं, और राहुल गांधी
ने मीडिया लाइमलाइट ले ली। देखिए, पहली बात कि चुनाव आयोग को पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का कोई मैंडेट नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि ये टेंडेंसी बन गई है कि चुनाव आयोग अपने आप को भारत का वायसराय समझ रहा है कि नागरिकता भी हम तय करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी विज्ञापन कैसा करेगी वो भी हम तय करेंगे। भाई, आप तब तय करेंगे जब बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए। अभी बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, तो आप बिहार से संबंधित किसी भी विज्ञापन को आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते जब तक कि वो पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के जो नियम है उसकी बड़ी खुली आवेदना ना हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी चीज कि उनका ये कहना कि बिहार के लोग नहीं है, भाई मैं बिहार का नहीं हूं लेकिन मैं सवाल खड़े कर रहा हूं SIR पे जी। वो जज साहब भी बिहार के नहीं थे जिन्होंने सवाल खड़े किए और फैसला कर दिया। ये बहुत ही बेढंगा लॉजिक है कि साहब वो बिहार के नहीं लग रहे हैं। आपको कैसे मालूम? आपने DNA चेक किया उसका? उस वीडियो में जो व्यक्ति उसका DNA चेक कर लिया आपने कि बिहार का है कि नहीं है? और DNA से भी कैसे मालूम पड़ेगा ये? दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन कल कुछ भी करे, पहली बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम सारे सवाल उनके ऊपर आएंगे और जो इतने महीनों से वो अलग अलग तरीके के डायरेक्शंस और क्रियाकलाप कर रहे हैं उन सब के सवाल आएंगे। जो महादेवपुरा में राहुल गांधी ने खुलासे किए उसके भी सवाल आएंगे। जो 65 लाख लोगों को काटा वो भी सवाल आएंगे। महाराष्ट्र में जो 5 महीने में 70 लाख नए मतदाता आ गए वो भी सवाल आएंगे। शाम को 5 बजे के बाद कितने मतदाता ने वोट दे दिया महाराष्ट्र में वो भी सवाल आएंगे। तमाम सारे सवाल इलेक्शन कमीशन पे आएंगे और वो तब आ रहे हैं, ये तब एक्सरसाइज हो रही है जब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। तमाम सर्वे बता रहे हैं, जब आप सोचिए कि जब लोकसभा के इलेक्शन के समय सर्वे हुआ था तब 40% 45% लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन कमीशन पे वो कम विश्वास करते हैं और आज तो स्थिति और खराब हो गई और कम से कम बिहार में तो और ज्यादा, क्योंकि वहां तो 65 लाख लोगों के आपने नाम काट दिए जी। तो अब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बड़ी खराब हो गई। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक जन आंदोलन खड़ा करने में कामयाब हो गया। अब मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे व्यूज और डेटा देख रहा हूं कि किस तरीके से उसका इम्पैक्ट जा रहा है। यानी राहुल गांधी के वीडियो की रीच कितनी जा रही है। ये जो कीवर्ड्स है वोट चोरी, ये कीवर्ड का ट्रैक्शन कितना है जी डिजिटल स्पेस में। ये सब इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जो वोट चोरी का मामला है जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे वो जनमानस के बीच में चला गया है और ठीक ठाक ढंग से चला गया है। अब ये 16 दिन की यात्रा में और वो सीमेंट होगा। तो इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीपल ऑफ बिहार ये नई स्थिति है। अभी तक तो राजीव कुमार के समय तो राजीव कुमार तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह लड़ रहे थे और पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ रहे थे। अब इस ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग को जनता से लड़ना है। इसका कोई लॉजिक नहीं होगा कि आप 65 लाख लोगों के नाम काट दें। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रियायत दी है वो भी बहुत आंशिक है। केवल इतनी राहत है कि हाँ अब वोटर वो आधार कार्ड है जो लोगों के पास उपलब्ध है तो अपना नाम जुड़वाने में उनको कठिनाई नहीं होगी, ये एक राहत है। लेकिन पूरी जो SIR की प्रक्रिया है वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है जी और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। मतलब वो सितंबर तक पूरी हो भी नहीं पाएगी और पूरी होगी तो बहुत सारे लोग मताधिकार से वंचित रह जाएंगे
और ऐसे इलेक्शन में कोई मतलब नहीं होगा कि जहां पे इतने लाखों लोग मताधिकार से वंचित रह जाएं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अगला डायरेक्शन शायद इस तरफ दिशा में आए आर्गुमेंट में कि जो ऑलरेडी जनवरी में इसी साल जो वोटर लिस्ट आई है, बिहार का चुनाव उसी वोटर लिस्ट पे हो और इस यात्रा के दौरान ये चीज स्टैब्लिश हो जाएगी। जी, दूसरी बात कि मोदी जी का जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, वो काफी गिर रहा है। कल के बाद, सीज फायर के बाद, 15 अगस्त के भाषण के बाद, और उनके सामने दो बड़ी नई चुनौतियां हैं, ट्रंप और आरएसएस। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले राउंड में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसके क्यों गिर रहा है, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर की बात जो, और उसको लेकर जितने भी दावे प्रतिदावे सरकार की तरफ से और मोदी जी की तरफ से होते रहे हैं, उसमें कितना दम है, इन सब पे बात हम करेंगे और इसका क्या असर बिहार के चुनाव पे पड़ने जा रहा है। लेकिन बिहार चुनाव की घोषणा तो बाद में होगी, घोषणा से पहले एसआईआर और एसआईआर के बीच अब एक बड़ी चुनौती जो पेश कर दी गई विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर विपक्ष की एक बड़ी जीत हो गई और अब इसकी अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। मंगलवार तक उन तमाम निर्देशों का पालन कर लेना है चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिया है, यानी 18 तारीख तक, और 22 तारीख को अगली सुनवाई। लेकिन उन सब के बीच कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना मायने रखती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल के आ सकता है, किस दिशा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जा सकती है, और क्या ये जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि हेडलाइंस मैनेजमेंट है या कुछ और है। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, हेडलाइंस मैनेजमेंट के अलावा भी और कुछ है, और एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र ये है कि कल बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी जनवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर, ताकि वो अपलोड सूची ना करनी पड़े, जिससे 65 लाख वोटों की चोरी पकड़ी जाए और ये कह दिया जाएगा कि हम एसआईआर की जो है बढ़ा रहे हैं, साल भर के लिए इसे हम करते रहेंगे और मतदाता सूची जो 2025 की रहेगी उस पर हम चुनाव करा रहे हैं। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र किया जाएगा, क्योंकि अब ये 65 लाख जो नाम बताने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये बताइए आपने 65 लाख किन के नाम काटे, और एक एक का नाम बताइए और कारण बताइए, और जो 10% जो आपने कहा है कि साहब ये 10% वोट जो है ये अनुशंसित नहीं है तो उसका आधार बताइए। तो उसके लिए पल्ला झाड़ लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, साथ ही हमने तारीख भी बढ़ा दी है और अब इस पर प्रक्रिया आगे चल रही है और इसका इससे कोई लेना नहीं है, सुनवाई जो स्थगित कर दी जाए। क्योंकि राजीव जी, दो प्रश्न उठ खड़े हुए, एक तो चोरी पकड़ी जाएगी चुनाव आयोग की अगर वो वोटर लिस्ट एक्टिवेट हो जाती है, वो सारी जाते हैं, और दूसरा ये कि मुकदमा आगे चलेगा तो ये आएगा कि आप एसआईआर कर ही नहीं सकते तो आप कर क्यों रहे हैं। तो दोनों चीजों से छुटकारा मिले, तो इसलिए ये षड्यंत्र कल किया जा सकता है। मेरी आशंका राजीव जी यही है। तो बाकी अब देखते हैं कि क्या चुनाव आयोग करता है क्या नहीं करता है, लेकिन चुनाव आयोग घिरा हुआ बहुत ज्यादा है और एकदम से घोषणा करना, मुझे लगता है इसके पीछे षड्यंत्र राजीव जी यही है। अब बाकी ये कि अब राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी निश्चित तौर पे एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जनता की भागीदारी बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्सुकता जनता की बढ़ रही है और जो तैयारियों के राजीव जी तमाम वीडियोस आ रहे हैं, उससे साफ तौर पे लगता है कि चुनाव आयोग और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बिहार में भी बन रहा है और पूरे देश में भी बन रहा है। चूंकि कल राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू होनी है सासाराम से, उसको लेकर उत्सुकता पूरे देश से है। और बिहार में राजीव जी जो सूचनाएं जमीन से आ रही है, वो सूचनाएं जमीन से यही है कि जबरदस्त तरीके से जनता में उत्साह है और ये लग रहा है कि लोगों को लगता है कि इस यात्रा से ही नरेंद्र मोदी की सरकार को, चुनाव आयोग को हार भेटेंगे। तो अब देखना ये है कि चुनाव आयोग कल जो घोषणा करता है वो क्या करता है, क्या दाव पेच चलता है। लेकिन मुझे पूरी आशंका है राजीव यही है कि चुनाव आयोग कल इसी तरीके की कुछ घोषणाएं करेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट में खाल भी बचे और जो चोरियां हैं उसकी वो पकड़ी भी ना जाए और एसआईआर का मसला पे जो है लंबी बात चल जाए, ताकि इस पे संवैधानिकता पे बहस ही ना होने पाए कि साहब ये आपको अधिकार इसको कराने का है ही नहीं। क्योंकि हर मामले पे सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है पूरी तरीके से चुनाव आयोग। क्योंकि अब जो बहस होगी वो इसी पर होनी है, चुनाव आयोग के अधिकार को लेकर होनी है कि आप एसआईआर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गणना प्रपत्र जो आपने भरा है वो आप भरवा सकते हैं कि नहीं भरवा सकते हैं। क्योंकि नया वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 है जो नियम के मुताबिक है, जो मतलब जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत है, तो वो फॉर्म 6 भरना है। तो फॉर्म 6 में तो जो आपने डॉक्यूमेंट बताए उस तरीके की कोई बात ही नहीं, नागरिकता साबित ही नहीं करनी है, आप तो नागरिकता साबित करने की बात कर रहे थे। तो ये सारे जो षड्यंत्र हैं, तो ये फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है जी। तो यह
तो यहाँ जो है, इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तो कल यही धूर्तता चुनाव आयोग कर सकता है। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का ही एक जो फैसला है, लाल बाबू हुसैन का फैसला, इस फैसले ने फंसा रखा है। इस पे हम लोग चर्चा उस दिन भी कर रहे थे, और इस फैसले ने बुरी तरह चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच को भी फंसा रखा है। ये दोनों जजों की बेंच इसके इर्द गिर्द अगर जाती है तो वो जो फैसला है वो 3 जजों की है, जहां तक मुझे ध्यान आता है 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, और 2 जजों की बेंच उस फैसले को पलट नहीं सकती है, जहां तक जितना कानूनी दांवपेच, कानूनी मसले को समझता हूं उस आधार पे उसको आप पलट नहीं सकते। आप उस फैसले के इर्द गिर्द आपको रहना होगा जो पहले दिया हुआ है। चलिए, लेकिन ना ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये चुनाव आयोग की बात है जहां फंसा हुआ है। चुनाव आयोग कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। राहुल गांधी कल 9:15 बजे निकल रहे हैं दिल्ली से, 10:15 बजे पहुंच रहे हैं, 10:30 बजे पहुंच रहे हैं गया, और गया से हेलीकॉप्टर से सासाराम पहुंच रहे हैं 11:05 पे। पूरा टाइम टेबल आया हुआ है, वही आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और 12 बजे 11:05 पे पहुंच रहे हैं, 40 मिनट का वहां पे रिजर्व टाइम है। उसके बाद 12 बजे लॉन्चिंग होगी, फ्लैग ऑफ होगा इस वोटर अधिकार यात्रा का, 12 से 2 बजे तक। अब देखिए मजेदार, यहां पर मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्यों पढ़ के सुना रहा हूं, डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं, इसलिए क्योंकि 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटा इसमें भाषण भी होगा, इसमें बातें भी रखी जाएंगी, फ्लैग लॉन्चिंग का और फ्लैग ऑफ का जो होता है तरीका वो होगा। फिर 2 बजे से 4:30 बजे तक रिजर्व है, 4:30 बजे के बाद फिर यात्रा रिज्यूम करेगी और वो अंबेडकर चौक से निकलेगी और डेहरी ऑन सोन बाजार होते हुए, काराकट होते हुए रोहतास पहुंचेगी ये यात्रा। रूट कहां कहां कैसे कैसे वो सब कुछ दिया हुआ है। थाना चौक से निकल के पाली रोड होते हुए राइट टर्न, उसके बाद NH, ये सारी चीजें, खैर इतना बताने की जरूरत नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट पहलू 12 से 2 जो न्यूज का टाइम होगा, और जब विश्लेषण का टाइम आएगा 3 बजे, उस समय आ जाएंगे चुनाव आयोग के आयुक्त महोदय, पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। शेर व शायरी लेके आते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आएंगे वो, और यहां मैदान लूटने की कोशिश करेंगे। हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, तो ये लूटने आएंगे। तो ये जरा डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे अब, जबकि बात ये बहुत दूर तक जा चुकी है, अनिल रे साहब बता चुके हैं कि बिहार में अब जन जन तक ये बात पहुँच चुकी है, वोट चोरी की घटना, और साथ साथ SIR में लोगों की जो परेशानियां हैं वो चरम पे हैं और वो भी दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद अब ये तिकड़मबाजियाँ या अब ऐसी चीज़ें करना जिससे कि हेडलाइन मैनेज हो, अब इन सब का कोई असर पड़ते हुए देखते हैं? हम लोगों ने एक बात और जोड़ दूं, हम लोग थे मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, इंडिया नाम आया था, उसी दिन हेडलाइन मैनेज करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लॉन्च कर दिया गया था। प्रशांत जी आपको याद होगा। और मुंबई में हम लोगों ने उस समय वहीं से कहा कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, और अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन तो दूर की बात है, पहले 1 वोटर 1 इलेक्शन 1 पर्सन 1 वोटर वोट की बात ही हो जाए, जो राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर साहब अपनी बात। डॉक्टर साहब भूलवश चुनाव अध्यक्ष कह गए, लेकिन वो कुछ गलत नहीं, आपने गलत नहीं कहा, मैं तो उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग अब एक राजनीतिक दल ही है, इसलिए उसके मुखिया को अध्यक्ष कहने में कुछ भी गलत नहीं। अब वो कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, अर्ध न्यायिक संवैधानिक स्वायत्त शासी संस्था नहीं बचा है। इसलिए जैसे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता है, कांग्रेस का अध्यक्ष होता है, सपा बसपा के अध्यक्ष होते हैं, इसी तरह चुनाव आयोग का अध्यक्ष भी। इस वक्त अध्यक्ष के पद पर ज्ञानेश कुमार मौजूद, और वे अपने गठबंधन के मुखिया के आदेश का पालन करते हुए कल 3 बजे ठीक उस समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 2 घंटे करीब चल के भाषण दे चुके होंगे, कोई हेडलाइन बना चुके होंगे, अखबारों में वेबसाइटों पर इंट्रो लिखे जा रहे होंगे, तब तक ज्ञानेश कुमार की हेडलाइन आती है। लेकिन राजीव जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट भी फेल होना शुरू हुई। बहुत कोशिश की गई,
जो सत्ता के समर्थक अखबार हैं, उनमें पेज नंबर 9 पर, किसी में पेज नंबर 11 पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी। लेकिन हुआ क्या उससे? आज की तारीख में गूगल सर्च इंजन में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द राहुल गांधी और वोट चोरी। राहुल गांधी कल भीगते में अगर झंडा वंदन करते हैं तो 89 लाख लोग उसे देख लेते। नरेंद्र मोदी को उसके 10 गुना कम लोग भी नहीं देख रहे। तो अब ये हेडलाइन मैनेजमेंट 2 बजे 3 बजे करने से कुछ नहीं होगा। अब चुनाव आयोग को और भारत सरकार को, मोदी सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात 1-2 बार कही। आज सुबह प्रशांत भूषण जी के साथ चर्चा में था मैं, उन्होंने सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी पर बहुत साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या किसी को भी किसी के भारतीय होने पर, सच्चे भारतीय होने पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदें पार की हैं और चूंकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं है, ऑर्डर शीट में लिखा नहीं, मेरा सवाल उनसे यह था कि क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सूर्यकांत से कहेंगे कि शब्द वापस लें? तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट डाइस पर बैठकर जो बोल देता उसे कागज में नहीं लिखता, तो वापस लेने की बात कहां से आई? ये सारी चीजें राहुल गांधी को, कांग्रेस को, उनके गठबंधन को रोकने के लिए चल रही है। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी। 7 अगस्त से लेकर आज 16 अगस्त तक इन 10 दिनों में भी कोसी, गंडक और बिहार की तमाम नदियों में इतना पानी बह गया है कि घर घर यह संदेश चला गया। जैसे रविकांत जी अभी कह रहे थे, एक छोटे बच्चे से सवाल किए गए थे, उस तक की जानकारी में था। हो सकता है वो मतदाता भी ना हो, 18 साल का नहीं होगा शायद, मैंने भी चलते ऐसे देखा उसका वीडियो। इसकी काट ढूंढने के लिए मोदी साहब को कुछ और करना पड़ेगा और वे कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग कल हो सकता है चुनाव कार्यक्रम घोषित करे या कुछ और अपने तर्क वितर्क रखे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल समाचार उनके गाल पर परसों मारा है, उसकी गूंज उनके कानों में अब तक होगी और आयोग से ज्यादा बीजेपी और उसके समर्थकों के कानों में अनुगूंज इसकी अब तक गूंज रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार कार्ड को भी शामिल करें, मतदाता सूचियों को प्रकाशित करें, 65 लाख लोगों के नाम बताएं, क्यों काटे, कारण बताएं, वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सत्ता के अंतःपुर में कुछ और सोचा जा रहा होगा। अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस हेडलाइन मैनेज करने वाली लग नहीं रही, कुछ और चल रही होगी तैयारी। राहुल गांधी को देशद्रोही बताने के लिए, उन्हें देश विरोधी बताने के लिए, उनकी सदस्यता को छीनने के लिए, कोई नया मुकदमा दर्ज करने के लिए उनके बयान ढूंढे जा रहे होंगे, खंगाला जा रहा होगा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन काफी बढ़त बना चुका है। अभी मतदान में बहुत दिन है, अभी से कोई बात कहना गलत बयानी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग तो जमीनी हकीकत भी देख चुके हैं। बाकी लोग जो बिहार से रायसर हैं बता ही रहे हैं जो जैसी स्थितियां वहां हैं। तो अब घर घर तक ये संदेश चला गया है कि वोट चोरी हो रही है और चोरी रोकने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए हैं। संसद से जब निकले थे तब उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये सारी चीजें गोदी मीडिया या सत्ता समर्थक अखबार कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, अब तो डीवी लाइव के जरिए, हमारे 97 लाख सब्सक्राइबर के जरिए घर घर तक ये बात जा रही है ना कि लोगों के मताधिकार की, मतदाता के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इसके राजनीतिक लक्ष्य होंगे, हर पार्टी का लक्ष्य होता है, हर राजनेता का लक्ष्य राजनीतिक ही होता है, सत्ता प्राप्त करना ही होता है। लेकिन अगर उसके लिए उसका मार्ग जनोन्मुखी है, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हुए है, तो जनता कब तक उसकी अनदेखी करेगी। यही चिंता का सबब है बीजेपी और मोदी शाह के लिए कि उन्हें इस वक्त इसकी तोड़ नहीं मिल रही। अब देखते हैं कल 3 बजे के बाद अगर काम नहीं चला, अगर इस तेजाब को जो राहुल गांधी ने डाल रखा है इसे वे न्यूट्रल डाइल्यूट नहीं कर पाए तो कुछ और ढूंढा जाए। जी राजीव जी प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप इसको? और आप इसमें उसको भी जोड़ना चाह रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम को, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार सीज फायर वाले बयान को भी। देखिए, इस बार कांग्रेस बड़ी तैयारी के साथ है। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में आप बहुत शुरुआती दिनों में गए थे जी, और तब कांग्रेस के कम्युनिकेशन की बहुत तैयारी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नहीं थी।
भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक में आई उसके बाद से वो न्यूज हेडलाइंस में आना शुरू हुई। केरल तक उनका नहीं इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद असली जो हुआ कि जब वो महाराष्ट्र में आए या हिंदी बेल्ट में आए तब वो उसका आकार बड़ा हुआ और लोगों के बीच में वो गई। अब स्थिति ये है कि इस बार कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी है। इस बार जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका भी वीडियो काफी गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अब उसको समझा है कि गोदी मीडिया पर अपना डिपेंडेंस कम करें और दूसरे मीडिया को जो है वो हम अपनाएं। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी बहुत साफ दिखाई दे रही है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि किस तरीके से नया कंटेंट, नए कीवर्ड्स, नए ट्रीटमेंट के साथ आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वीडियो ही आया जो जिसको ठप्पा लगा दिया, आप उसमें देखिए कि वो जो कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं शुरुआत में, उनका अग्रेशन कितना है, कितना अग्रेसिव है। तो वो बिहार के लोगों के गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इस वक्त कांग्रेस की अच्छी है और मुझे लगता है कि ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट जैसा कोई चीज काम नहीं आएगा कल। दूसरी बात कि राहुल गांधी पे अब कुछ करते हैं, कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी, कोई मेंबरशिप, तो ये फिर वो 1980 की कहानी रिपीट होगी। वो राहुल गांधी को ही और मजबूत करेंगे। दूसरी बात की एक और जो फैक्टर है जो इसमें काम कर रहा है कि मोदी जी का ग्राफ काफी नीचे जा रहा है। आप देखिए कि कल लाल किले का उनका भाषण नहीं चला। उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी सवाल है और लंबे भाषण को लेकर भी सवाल है, तमाम घोषणाओं को लेकर सवाल है। उसके फैक्ट चेक हो जाते हैं। हमेशा मोदी जी ये करते हैं कि कुछ बोलते हैं, उनका फोकस नेहरू पे ज़्यादा रहता है, वो बोलते हैं वो चीज़ें गलत हो जाती है। उन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में कहा, सेमीकंडक्टर के बारे में 1976 में आ गया था सेमीकंडक्टर लैब मोहाली में। तो उनके फैक्ट चेक जो है वो हो रहे हैं। तो दूसरा जो बड़ा 2 फैक्टर और काम कर रहे हैं। सीज फायर के बाद तो उनकी स्थिति कमजोर हुई है और बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कल पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग विफल हो गई। पुतिन बहुत तैयारी के साथ गए थे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट यहाँ क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो रशियन ऑयल वाला मामला था, तेल वाला मामला, अब वो खुला हुआ है। उस पर कोई डील नहीं हुई है, उस पर पुतिन कोई नेगोशिएट नहीं कर पाए। तो 50% टैरिफ का खतरा अब 27 अगस्त से, डेडलाइन बहुत कम है, 11 दिन है, 27 अगस्त के बाद से 50% टैरिफ की तरफ हम बढ़ेंगे और ये बड़ा भारी एक इम्पैक्ट होगा भारत की इकोनॉमी पे, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे। जो मोदी जी ने बताया एनर्जी सिक्योरिटी के प्रोग्राम, उनको इम्प्लीमेंट होने में 20 साल लगेंगे जी। अभी तो तुरंत हमको चाहिए। दूसरा, आरएसएस का दबाव। भले ही आपने आरएसएस की तारीफ कर दी लाल किले से खड़े होके, लेकिन आरएसएस का दबाव बना हुआ है 2 चीजों पे, 75 साल पे और बीजेपी के नए प्रेसिडेंट के लिए। वो दबाव कहीं से कम नहीं हुआ है। आप देखिए कि उन्होंने कल मोदी जी ने लाल किले से बोल दिया, तो क्या आरएसएस ने उनको धन्यवाद दिया इस काम के लिए? धन्यवाद नहीं दिया उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, शुक्रिया भी नहीं किया कि मोदी जी ने हमारा नाम लिया वहां से, लाल किले से। तो वो खामोशी है वहां पे, क्योंकि वो इन 2 चीजों पे अटके हुए हैं। और 75 साल वाला मामला नैतिक रूप से बीजेपी को बहुत परेशान करेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेताओं को आपने इसी 75 साल का मामला आगे करके घर बैठा दिया था। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, कलराज मिश्रा, तमाम लोग। और वो 75 साल का तलवार अब मोदी जी के ऊपर भी
17 सितंबर से आ जाएगी। तो ये सब चीजें भी हैं कि जो उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, और राहुल गांधी अब और जो बिहार की यात्रा है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले का एक जो मजबूत एक आधार है वो वहां पे बिहार में तय हो जाएगा इस यात्रा के दौरान। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ तय होना है। ज़रा जल्दी से प्रोफेसर साहब आपके पास, फिर अनिल जी के पास आता हूँ। आप इसको, प्रोफेसर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति भी जारी की है जिसमें वो पूरे प्रोसेस और उसमें चुनाव के जो राजनीतिक दल हैं और जो व्यक्ति हैं यानी वोटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए, इन सब पे बातें हैं। मोटा मोटी ये बातें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी कि नहीं आएंगी पता नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कल आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चुनाव आयोग का, इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सत्तारूढ़ दल की अगर बात करें तो वो चुनाव आयोग को डिफेंड करता हुआ क्यों नज़र आता है? ये सवाल यहाँ पे उठते हैं बार बार। सत्तारूढ़ दल ही खड़ा हो जाता है ढाल बना के, ढाल बनकर, और अब हालांकि 2 दिन से थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि यहाँ अंपायर ही एक पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और ये एलिगेशन मामूली नहीं है। अगर चुनाव आयुक्त में दम होती, अगर वो कहीं से गलत नहीं होते तो राहुल गांधी पर करते मानहानि का मुकदमा। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बात की, या डिनाई करते कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, हम आपके तथ्यों को जांच रहे हैं और ये चीजें हैं, और अगर कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है तो उसकी जांच करानी चाहिए थी, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। वो शुक्र है कि पिछले वाले नहीं है आपके नामा राशि, वरना 2-4 शायरी तो आ ही जाती। वो रात में जाग करके शायरी लिखते हैं इस उम्र में, तो खैर आजकल कहां है किसी को पता नहीं चल रहा है। अब ये जो है वो जाग करके शायरी लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, या स्क्रिप्ट जो दी जा रही है उसको पढ़ रहे हैं जिसका पालन करना है। आप संवैधानिक एक संस्था के ओहदे पर बैठे हुए हैं, भारत की लोकलाज आपके हाथ में है। ये देश सिर्फ नक्शे पर उकेरा गया कोई वो एक जगह नहीं है। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला है। 90 साल का स्वाधीनता आंदोलन, हजारों लोगों की कुर्बानियां, लाखों लोगों की जेलें, यातनाएं, कष्ट, अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियां। अब जो माफी मांग करके जेल से बाहर आ गए, 60 रुपए पेंशन पा रहे थे, वो क्या समझेंगे आजादी का मतलब? ऐसे नहीं, ऐसे लोकतंत्र नहीं बना है। 3 साल तक लगभग संविधान सभा चलती है, बहसें होती हैं, और वो प्रबुद्ध लोग जो एक एक आर्टिकल पर बहस करते हैं, चुनाव आयोग को कितना सशक्त बनना चाहिए, हमारी न्यायपालिका कैसी होगी, हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, इन तमाम मुद्दों पर लंबी लंबी बहसें होती है। और इन तमाम संस्थाओं को जो प्रतिष्ठा दी गई, जो स्वायत्तता दी गई, वो इसके लिए कि सत्ता तो बहक सकती है, सत्ता में बैठे हुए लोग कभी चमक दमक में खो सकते हैं, हो सकता है कि बेईमानी पर उतारू हो जाए, लेकिन आपके हाथ में वो ताकत दे रहा है संविधान। डी.एन. शेषन साहब ने दिखाई ना ताकत वो, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि जिसके हाथ में संविधान ने ताकत दी, वही कैंची लेकर के संविधान को ही कतरने में लगा हुआ है। ये संविधान के लिए दीमक साबित हो रहे हैं, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? फायदा हो सकता है किसी पार्टी का हो जाए, किसी व्यक्ति का हो जाए, लेकिन ओवरऑल नुकसान इस देश के लोकतंत्र का, इस देश की प्रतिष्ठा का। आप वो 56 इंच का सीना लेकर के चले जाएंगे क्या कि साहब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी?
कैसे चले जाएंगे आप, जब आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, जब चुनाव आयोग ये खेल कर रहा है। वो देखा ना चंडीगढ़ का चुनाव, किसने नहीं देखा? मुझे तो वीडियो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। और प्रोफेसर रविकांत जी जो बात कह रहे हैं इसमें चुनाव आयोग और ख़ासकर जो पुराने आयुक्त थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बाद फिर इधर जितने भी चुनाव आयुक्त उनके बाद हुए ज्ञानेश कुमार, इन सबको आप देखिए। चुनाव आयुक्तों का एक अलग रोल होता है, लेकिन उस रोल में आखिर ये और अपने एक ईमानदार रोल में नज़र क्यों नहीं आते हैं? हो सकता है उनको लगे कि ईमानदार रोल की बात इस ढंग के सेंटेंसेस को यहाँ कहने की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को खोखला अगर होते हुए हम देखेंगे तो इसकी बात होगी, और यही बात यहाँ हो रही है। प्रोफेसर रविकांत जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे बढ़ाइए। सॉरी जी, मैं ये कह रहा था कि चंडीगढ़ चुनाव का जो दृश्य लोगों ने देखा, द्रौपदी की लाज लूटी गई थी, यह हमने एक आख्यान में पढ़ा। यहां तो लोकतंत्र की लाज लूटी जा रही थी। और क्या हुआ? वो शख्स कहां है? तो फैसले कड़े लेने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो। अगर आप कड़े फैसले नहीं लेंगे तो फिर आप अपनी इज्जत भी कहां बचा के ले जाएंगे। और अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो फिर कैसे अपने आप को बचाएंगे? हम तो चाहते हैं कि सारे लोग, इस देश के जिम्मेदार लोग, वो खड़े होकर के आपको सैल्यूट करें, और ये देश करता रहा है। टीएन शेषन साहब का नाम क्यों हम साहब ही मुंह से निकलता है? क्या ज्ञानेश कुमार के लिए निकलेगा? क्या राजीव कुमार के लिए निकलेगा? ये आपकी कोई व्यक्तिगत वो संस्था नहीं है। तो ये इतने गंभीर एलिगेशन जब राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, आपको सामने आकर के और कह देना चाहिए बीजेपी कौन है या बीजेपी क्यों खड़ी है। चुनाव आयोग को सामने आकर के बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं, ये चीजें हैं, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, ये है। और अगर आप नहीं कह पा रहे हैं, बीजेपी डिफेंड कर रही है, तो इसका मतलब सीधा है कि दाल में कुछ काला ही नहीं है, यहां तो पूरी दाल ही काली है। तो फिर आप कहां लेकर के जाएंगे? फिर तो सवाल भी पूछे जाएंगे, कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। और राहुल गांधी ने जो कह दिया है कि जाओगे कहां, रिटायरमेंट के बाद भी कहां जाओगे जी। और जिस दिन लोकतंत्र के कटघरे में खड़े होंगे, जिस दिन न्याय के कटघरे में खड़े होंगे, अभी तो आपकी प्रतिष्ठा, पूरी संवैधानिक प्रतिष्ठा को आपने दांव पर लगा दिया है, लेकिन अगर गड़बड़ी की होगी और ये चीजें निकल करके आएंगी तो फिर बचने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसा विनम्र व्यक्ति जब ये बात कह रहा है तो कितना अंदर से वो दुखी होकर के ये बात कह, एक संवैधानिक संस्था का मामला है लेकिन मजबूर कर दिया कि आप चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी करेंगे। ये तो अब इस देश में नहीं चलने वाला। ये देश बदल चुका है, बदलाव की राह पर नहीं, ये बदल चुका है। और जब देश बदलता है तो फिर अच्छे अच्छे वो तिनके की तरह बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत भारी भरकम समझते हैं, वो भी हवा में उड़ते हैं। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए? अनिल जी शायद नहीं हैं, लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप इस पे? एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और अब तो एक प्रेस नोट भी जारी किया है, लेकिन ये बिहार में जारी हुआ है। और ये मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं है। बिहार के ट्विटर हैंडल पे तो है, इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार इस पे है, लेकिन ईसीआई के ट्विटर हैंडल पे नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल ईसीआई के ट्विटर हैंडल पर नहीं है। और विज्ञप्ति जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की,
केंद्रीय चुनाव आयोग की विज्ञप्ति चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर नहीं है, लेकिन बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके ट्विटर हैंडल पर है और एक एजेंसी है उसने उसको जारी किया है। और उसमें राजीव जी वही लीपापोती करने की कोशिश की गई है कि साहब ये जो कहने की कोशिश की गई है उसमें ये कि जो चुनाव आयोग है वो उसका कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं, जिनमें पूर्व में तैयार की गई त्रुटियां भी शामिल हैं। मतदाता सूची से संबंधित कोई भी मुद्दा उठाने का औपचारिक समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता है, जो कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों साझा करने के पीछे का उद्देश्य है। यदि ये मुद्दे सही समय पर सही माध्यमों से उठाए गए होते तो संबंधित एसडीएम ईआरओ को चुनाव से पहले यदि वे वास्तविक होती तो गलतियों को सुधारने के में सक्षम बनाया जा सकता था। ये लीपापोती करने की एक कोशिश अब चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि डंडा जो पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का वो उनको बताना है, जो मंगलवार की शाम तक सब बताना है कि 65 लाख कौन कौन से आपने नाम काटे हैं, उनका एपिक नंबर क्या है, उनका पता क्या है, उनके परिवार को सूचना दी गई कि नहीं दी गई, ये सारे जो बताने हैं। और जो अनुशंसित नहीं है उसका बताना है कि इनका नाम बताइए। तो अब चुनाव आयोग की हालत राजनीति खराब दिखाई पड़ रही, तो एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत जी को जोड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी। अमरिंदर जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्देश दिया कि आप लोगों को सेंसिटाइज कीजिए, एजुकेट कीजिए और विज्ञापन इशू कीजिए, ये प्रेस रिलीज उसी डायरेक्शन के बाद की है। हाँ, उसके बाद की है। अब क्या अखबारों में विज्ञापन भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। और उसमें ये भी है प्रशांत जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ साफ कि जिनके आपने नाम काटे हैं उनके परिवारों को भी पता चले, उस क्षेत्र के सर्वाधिक प्रसारित होने वाले सभी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया हैंडल्स जो अधिकारियों के हैं, प्रशासन के, उन पर सब पर आपको करना है। उसकी सूची आपको ब्लॉक स्तर पर जो आपका निर्वाचन कार्यालय है उस पर आपको पोस्ट करनी है, जिला स्तर पर पोस्ट करनी है, और आपके अगर जिला स्तर की कोई वेबसाइट है तो उस पर भी आपको अपलोड करना है। और जब आदेश दिखाया जा रहा था उस समय गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जब ये 7.24 करोड़ लोगों के डाल चुके हैं अपनी वेबसाइट पर, मुख्य वेबसाइट पर, तो 65 लाख लोगों के नाम उस पर क्यों नहीं डाले जा सकते, उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी। तो फिर ये भी कहा गया कि आपको इस पर भी करना है। तो यानी जो आपकी मुख्य वेबसाइट है उस पर भी आपको करना है और सर्चेबल फॉर्मेट में करना है। तो यही चुनाव आयोग प्रशांत जी असल में फंसा हुआ है अच्छे तरीके से कि अब ये सर्चेबल फॉर्मेट में करना है। अब आप एपिक नंबर डाल के देख लेंगे कि अगर पूनम देवी है, उनका वोट कटा है तो कहाँ से कटा है, कितनी जगह वोट था, कितनी जगह नहीं था। तो जो फर्जी वाला चुनाव आयोग ने किया है वो सारे फर्जी वाले पकड़े जाएंगे। इसलिए अब जो है ये इस तरीके की जो है स्पष्टीकरण देने की तैयारियां शुरू हुई हैं, और इसलिए मुझे शक है कि कल ये चुनाव की घोषणा कर सकते हैं इसी आधार पर कि साहब जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जब आप एक बार रिवीजन कर चुके हैं, आपके पास मतदाता सूची है जनवरी 2025 की, तो आपको इसकी इंसेंटिव, इसकी रिवीजन की आवश्यकता क्यों है। तो अभी ये कह दिया जाएगा कि साहब उसको हम अभी मुलतवी कर रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं, और अभी हम उसी के आधार पर चुनाव कराने जा रहे हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये भी कहा जा सके कि अब साहब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, आपके आदेश का इसलिए मतलब नहीं रहता चूंकि हम उसे कर ही नहीं रहे, अभी हमने इसका समय बढ़ा दिया है, हम पूरे देश में एक साथ करेंगे। इस तरह की चीजें ये कर सकते हैं, इसलिए मुझे शक ज्यादा है कि ये कल ये हरकत कर सकते हैं। जी, चुनाव की घोषणा अभी तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी घोषणाएं करनी है, उनको करने दे, उसके बाद इतनी जल्दी। और मोदी जी मुझे लगता है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव जी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस कैसे कैसे वो कर रहे हैं उस पर शायद होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से काफी उन्होंने तल्ख एफिडेविट दिया था कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारे आपके सुझाव। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया है अंतरिम, तो उसके बाद से उनको क्लैरिफिकेशन के लिए, तो मुझे लगता है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस पे होगी। जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस पे अगर वो लेके आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ भी ये अपने आप को कहीं ना कहीं डाउन ही देखेंगे। और डाउन इसलिए क्योंकि ये जो हलफनामे जो अभी अमलेंदु जी बता भी रहे थे कि जितने भी हलफनामे दिए वहाँ पर बिल्कुल सीना टाइट करके कहते रहे कि मैं ये नहीं करूँगा, यानी चुनाव आयोग ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन चुनाव आयोग को जो आदेश मिले हैं वो सब कुछ करने के आदेश मिले हैं। 65 लाख लोगों के नाम आप मुख्य वेबसाइट पे भी डालिए, जब 7
7,24,00,000 लोगों के नाम डाले हुए हैं, ये डालिए, साथ साथ सर्चेबल भी डालिए और इसके बाद प्रचारित कीजिए, हर ज़िले की वेबसाइट पे भी डालिए और ज़िला पंचायत से लेकर हर जगह जितने भी सूचना पट हैं वहाँ पर इसकी कॉपी यानी कि पूरी लिस्ट भी डालिए। तो बहुत कुछ है जो अभी करना है चुनाव आयोग को, उन तैयारियों में लगे चुनाव आयोग ज़्यादा अच्छा है। हेडलाइन मैनेजमेंट में कहाँ फंस गया चुनाव आयोग? डॉक्टर साहब, क्लोजिंग। देखिए साहब, चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो उसे ऊपर से बिग बॉस की तरफ से हुक्म मिलता है। इसलिए आप लोग कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ फंस गया बेचारा? वो वहां फंसा है जहां से बीजेपी की नैया को उसे निकाल कर ला। नैया फंसी हुई है पटना में गंगा के तट पर, वहां से निकालने में वोट चोरी का जो दलदल है उसमें जितना वो निकालने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग बीजेपी और केंद्रीय सत्ता के इशारे पर, उतना ही उसके पांव और धंसते चले जा रहे हैं। प्रशांत जी ने ठीक कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभवतः इसी बात पर होगी कि जो हुक्म मिला है सुप्रीम कोर्ट से, अभी अंतरिम आदेश है वो, उसको किस तरह वे क्रियान्वित कर रहे हैं, आयोग को कैसे कैसे क्या क्या परेशानियां उसमें आ सकती हैं। हो सकता है कल हमें ये भी सुनने को मिले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम कर जरूर रहे हैं पर इसमें इतनी बड़ी परेशानियां हैं और आयोग की कोई मंशा ऐसी नहीं थी लोगों के नाम काटने की, या इसके पीछे किसी तरह की कोई दुरभी संधि नहीं है। थोड़ा सा अपना सफाई भी आयोग पेश कर सकता है। शेरो शायरी का तो मुझे नहीं लगता उम्मीद इनसे की जा सकती है, पर अगर ये भी सुनाए तो अच्छा है। हम भी शाम को फिर कोई शेर सुनाकर उन्हें जवाब देंगे, उसको एक नशिस्त हो जाएगी इस बहाने। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग फंस गया है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो आपके प्रति जो नैरेटिव बना हुआ है वो बदलेगा, आपके प्रति जो समाज में धारणा बन रही है वो भी बदलेगी। यद्यपि ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, सीधे सीधे उसे आदेश देना था। वो किसी को अच्छा बेटा राजा बेटा बनने के लिए क्यों कह रहा है? उसे तो साफ ये कहना चाहिए था तुम गलत काम क्यों कर रहे हैं, उस पर डंडा चलाना था। लेकिन चूंकि वे सब एक ही हैं कुल मिलाकर, तो कोशिश हो रही है कि अपने एक बिगड़ैल बच्चे की इमेज सुधारने के लिए जो हो सकता है वो किया जाए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ राहुल गांधी उधर सासाराम बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में वहां से जिस पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उस पदयात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा, यानी वोटरों के यानी मतदाताओं के अधिकार को बचाए रखने के लिए जो मुहिम छेड़ी है राहुल गांधी ने, उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि बिहार चुनावी राज्य है, अगले 2-2.5 महीने में चुनाव वहां संपन्न करवाना है, समाप्त करवाना है। उससे पहले कल इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार के बगल में बैठे हुए तो नजर आते थे, लेकिन अब उस कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे जिस कुर्सी पर बैठकर प्रवचन दिया करते थे राजीव कुमार। तो कल ज्ञानेश कुमार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब से देखना भी होगा, हम लोग भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले उधर बिहार में जो कुछ चल रहा है, अपनी टीम सासाराम पहुंच चुकी है और वहां से हम लगातार आपको कवरेज देंगे, लगातार दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है पूरे विश्लेषण के साथ। तो कल दिन भर हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ लाइव में कल दिन भर, और शाम को 7 बजे इस कार्यक्रम में तो हम लोग विश्लेषण के साथ बैठते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े हैं हमारे साथी अनिल कुमार रे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों का, और बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। अशोक खाकोलिया साहब हमारे साथ हैं, राम स्वरूप जी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक शिंदे जी बने हुए हैं, विजय पटेल और FR शॉर्ट्स ब्लॉग्स ऑफिशियल भी अपने साथ, और ज्योति जी, उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से, और दीपक शिंदे जी बने हुए हैं, और फिर नरसिंह कुंदलवाल साहब भी बने हुए हैं। आप तमाम साथियों, दीपक शिंदे जी FR, आप सबका, श्री किरण जी भी हमारे साथ हैं, और इरफान अहमद साहब, रविंद्र कुमार जी भी बने हुए, ओम प्रकाश जी भी हैं, और देवेंद्र चटर्जी जी, और ज्योति जी, फजल अली साहब, और FR अर्सनाल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे मुलाकात होगी न्यूज़ पॉइंट में, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ कल सुबह से लगातार लाइव
सीधे बिहार सासाराम से। तो जुड़िए हमारे साथ।